ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। ठीक है, ये आपका 11 जन का पेपर है जो 2023 को हुआ था। अभी हम सिर्फ लेवल 2 वाले पेपर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि जो डिजीज़ है कॉलम 1 में दी है उनको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कॉलम 2 से मैच कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है डिजीज़ और यहाँ पे दिया है इन्फेक्शियस पॉजिटिव एजेंट। तो जो मलेरिया होता है ना, ये हमेशा प्रोटोजोन डिजीज़ होती है। कैसे? इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम। क्लियर? जो प्लाज्मोडियम होता है, जो फीमेल एनाफिलीज होती है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मलेरिया 2 टाइप का होता है, वैसे 4 टाइप का होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सीवियर होता है वो है आपका मलेरिया फेल्सीपेरम। ठीक है, दूसरा अगर चिकन पॉक्स की बात करें तो ये आपकी वायरल डिजीज़ होती है। एक होता है चिकन पॉक्स और एक होता है आपका स्मॉल पॉक्स। क्लियर? एक होता है वेरिसेला से और एक होता है वेरियोला से। जो टाइफाइड है वो आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो है आपके साल्मोनेला टाइफी। फिर होता है रिंगवॉर्म, ये आपकी फंगल डिजीज़ होती है। दांत, खाद, खुजली, स्क्रैबीज और रिंगवॉर्म, ये सारे गंजापन, ये सब क्या होते हैं आपके फंगल डिजीज़ होती है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ अलग होती है, वायरस डिजीज़ अलग होती है, फंगी अलग है, प्रोटोजोन अलग है, विटामिन डेफिशिएंट डिजीज़ अलग होती है जिसमें आपकी रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, साइनोकोबालमिन और विटामिन के डेफिशिएंसी जो होती है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ये अलग अलग होते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज़ जो है उसमें आपकी और सारी डिजीज़ आती हैं, जैसे आपका हैजा हो गया, ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है क्योंकि ये विब्रियो कॉलरी से होती है। ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके बैक्टीरियल डिजीज़। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2। ए का क्या होगा 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। वायरल डिजीज़ जो होती हैं आपकी, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये वायरल डिजीज़ है। पोलियो आपकी वायरल डिजीज़ है। मीजल्स आपकी वायरल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये आपकी वायरल डिजीज़ है। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये चेंजेस का आपका क्वेश्चन है। चेंज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। अब रिवर्सिबल कैसे होगा? मान लीजिए आपने बर्फ़ है उसको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया, वो पिघल गई। ठीक है, अब उसको हम वापस फ्रिज में रख देंगे तो वो वापस जम जाएगी। तो ये होता है आपका रिवर्सिबल चेंज। कोई भी चीज़ डिफ्लेट होकर वापस से इन्फ्लेट हो जाती है, अब उसको उसकी ओरिजिनल शेप में लाना। जो केमिकल चेंज होता है ना, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आयरन की रस्टिंग की बात करें, लोहे पे जंग लगना, तो उसको हम वापस से पुराने लोहे में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये होता है आपका इरिवर्सिबल चेंज। कंबस्टिंग जो होता है, कंबशन प्रोसेस, जैसे फ्यूल का कंबशन है, फूड कंबशन है, दहन जिसको हम बोलते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारे आपके केमिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज जो होता है ना, इसमें कभी भी कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। देयर वॉन्ट बी एनी न्यू सब्सटेंस। जैसे आपने बटर को पिघलाया, बर्फ़ को पिघलाया या फिर कांच टूट गया, तो ये जितनी भी प्रोसेस हुई इनमें आपका मूल जो सब्सटेंस है वो वही रहा जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। बटर पिघला, पिघलने के बाद वो बटर ही रहा। कांच टूटा, टूटने के बाद वो कांच ही रहा। अगर हम केमिकल चेंज की बात करें ना, तो जैसे मान लीजिए आपने कच्चे आटे की रोटी बनाई, अब जो रोटी बनी है वो आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसको वापस कच्चे आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूध से मान लीजिए दही जम गया, तो आप वापस उसको दूध में कैसे कन्वर्ट कर देंगे? दूध से क्या बना? दही बन गया, तो क्या हुआ? एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे पूछा है मेल्टिंग ऑफ वाटर इज ए केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। जो बटर पिघलता है वो हमेशा एक फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, और ये रिवर्सिबल चेंज है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो सही है बट ये गलत है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर जो है वो फिजिकल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है, ना कि इरिवर्सिबल। वेपोराइजेशन ऑफ आयोडीन इज ए फिजिकल चेंज, बिल्कुल सही बात है। जो नमक होता है उसका जो वाष्पीकरण होता है वो एक फिजिकल चेंज होता है। जब हम सांभर लेक की बात करते हैं तो वहाँ पे सॉल्टेड वाटर है, तो वहाँ नमक कैसे निकाला जाता है? पानी वेपोराइज हो जाता है और नमक को नीचे की तरफ इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली योर फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, यहाँ पे बोला है एक ट्रेन है वो गुवाहाटी से स्टार्ट होती है 31 अगस्त को और 1:40 पे वो स्टार्ट होगी। कहाँ पहुँचती है? बेंगलोर। 2 दिसंबर को कितने बजे? 3:20 पे। ठीक है, पहली बात तो आप ये देखिए चल कब रही है? 1:40 पे। ठीक है, पहुँच कब रही है? 3:20 पे। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है पहले तो ये मालूम कीजिए। 1:40 से अगर हम 20 मिनट और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा? 2 बज जाएंगे। 2 से 3 1 घंटा हो गया, ये आपका 60 मिनट हो गया। फिर क्या है? वापस से 20 मिनट है क्योंकि 3:20 है, तो एक टोटल कितना हुआ आपका? 100 मिनट्स। ठीक है, और अगर 100 मिनट्स को हम देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 घंटा 40 मिनट। क्लियर है?
अब यहाँ पे बोला है, पहली बात तो आपको गुवाहाटी और बेंगलोर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है कि 1:40 से वो चल रही है, डेट क्या है 31, तो 31 से 1 तारीख तक और 2 तारीख तक पहुंचने में कितने होंगे 48 घंटे, ठीक है। ये तो फिक्स रहेगा ना, क्योंकि 31 को 1:40 पे चल रही है, 1 को 1:40 तक चलेगी, फिर 2 तारीख को भी वो कब पहुंच रही है 3:20 पे, तो 2 तारीख को भी 1:40 तो आएगा ना, तो यहाँ हो गया आपका 48 घंटे प्लस 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 1 घंटा प्लस 40 मिनट, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये टोटल आपका कितना हुआ है, आपका 48 घंटे और 1 घंटा कितना हो गया 49 आवर, ठीक है। तो ये टोटल हुआ आपका 49 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ 24 घंटे प्लस 1 घंटा 40 मिनट, तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को जोड़ दें तो 48 घंटे और 1 घंटा ये 49 आवर्स और आपका 40 मिनट्स। अब अगर इस 40 मिनट्स को हम कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 49 आवर 40 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे आगे 49 प्लस 2/3, तो आप 3 एलसीएम लेंगे, इसको जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, 9 3 27, 7 2 147, ठीक है। और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ आएगा आपका 149 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो डिस्टेंस है गुवाहाटी और बेंगलोर के बीच में, ये आपने निकाला है टाइम 149/3, ये है आपका टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपको दी हुई है 2084 किलोमीटर, आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, तो जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं चाल, और एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, तो औसत चाल होती है आपकी औसत दूरी बटे समय, ठीक है। अब यहाँ पे दूरी कितनी दी हुई है आपकी 2084 और समय कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ आ जाएगा आपका औसत समय, ठीक है। ये समय कितना हो जाएगा 149 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये 3 ऊपर जाएगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा दैट इज 42 किलोमीटर पर आवर। कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2084 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 149, ठीक है। जब आप इसको इससे सॉल्व करेंगे ना तो ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व हो गया, आपका आंसर आएगा 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें से कौन जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब करता है एक जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके बीच में डिफरेंस को। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो एक ऐसा हाउस होता है जहाँ पे एनिमल्स को लोकली एक एरिया में रखा जाता है, जबकि जू में एनिमल्स को बाहर से लाके रखा जाता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो आर्टिफिशियल हैबिटाट देती है, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो उनके नेचुरल हैबिटाट में जू में प्रोटेक्ट होते हैं। हंटिंग और पोचिंग जो होती है वो जू में प्रोहिबिट है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो अलाउ होती है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो टिपिकली कन्फाइन होती है एक स्मॉल एरिया में, जबकि जू जो होता है वो एक लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि करेक्टली सही इनमें से कौन सा है, तो जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें लोकल क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु रहते हैं, हम वहां से कहीं दूसरी जगह से एनिमल लाके ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो ये बात तो सही है। और जबकि जो जू होता है उसमें दुनिया भर से लाए गए जंतुओं को रखा जाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जू में जैसे कई बार बोलते नहीं है थाईलैंड से ये जानवर लाया गया, अमेरिका से ये जानवर लाया गया, तो उनको हम जू में ट्रांसफर करते हैं, ना कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहां पे। जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य होता है वो जंतुओं को कृत्रिम आवास देता है, नहीं, जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य होता है वो जंतुओं को प्राकृतिक आवास देता है, वो उनका नेचुरल हैबिटाट है। जबकि जो जू होता है वो क्या देता है, एक कृत्रिम आवास देता है। जू में हम दूसरे एनिमल्स को लाके ट्रांसफर करते हैं। जो जू होता है उसमें शिकार और अनधिकार शिकार वर्जित है, जबकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य में स्वीकृत है। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो पोचिंग और हंटिंग है वो ना तो जू में और ना ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड है। जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है वो एक छोटे क्षेत्र तक सीमित रहता है, जबकि एक प्राणी उद्यान जो है वो एक बृहद क्षेत्र में विस्तृत होता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसका एरिया बहुत वाइड होता है, जैसे अगर रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें, भरतपुर बर्ड सेंचुरी देखें, तो इनका एरिया बहुत वाइड है, जबकि अगर हम जू की बात करें तो वो एक छोटे एरिया तक सीमित रहता है। क्लियर, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विद द एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन। जो पोलर रीजन होता है उन वाले जानवरों से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है।
वाइट फर, बिल्कुल सही बात है, इनके वाइट फर होते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो पोलर एनिमल्स होते हैं उनकी सेंसेस जो होता है स्मेलिंग की वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को आराम से पहचान लेते हैं। ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, इनकी जो स्किन होती है उसके नीचे सिर्फ एक लेयर फैट की नहीं होती है, इनकी स्किन बहुत मोटी होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। नैरो एंड स्मॉल पॉज, ये गलत है। इनके जो पंजे होते हैं ना वो छोटे नहीं होते हैं, इनके पंजे कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इनके पंजे बहुत ब्रॉड होते हैं, मतलब शार्प होते हैं और ब्रॉड होते हैं, जिसकी वजह से ये बर्फ पे अपनी ग्रिप जो है उसको जमा जमा के चलते हैं, जिसकी वजह से ये ना तो फिसलते हैं और इनका जो ग्रिपिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सो द ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल लिविंग सेल्स हैव ए सेल वॉल। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो लिविंग सेल्स होती हैं उसमें प्लांट सेल्स भी आती हैं और उसमें एनिमल सेल्स भी आती हैं। तो जो एनिमल सेल होता है उसमें कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, क्लियर। और जो प्लांट सेल्स होती हैं सिर्फ उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऑल लिविंग सेल्स हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जो लिविंग सेल्स होती हैं सभी लिविंग सेल्स में एक तो प्रोकैरियोट्स भी आते हैं और एक यूकैरियोट्स भी आते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर कभी भी वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ यूकैरियोट्स हैं जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। ऑल लिविंग सेल्स है साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल सही है। चाहे प्रोकैरियोट्स हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, जिसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में एनिमल्स में न्यूक्लियस होता है, प्लांट्स में वैक्यूल होती है। ऑल लिविंग सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, गलत है, क्योंकि जो एनिमल सेल्स होती हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ प्लांट सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड बनता है और फूड जो है उसको ये इनटेक करते हैं। प्लांट और एनिमल्स के बीच का अगर मीडिएटर कोई आपसे पूछे ना, दैट इज योर यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना जो होता है वो सेल में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के बीच की एक संयोजक कड़ी होती है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, उबलते पानी का टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है, पानी उबलता कितने पे है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपसे फ्रीजिंग पॉइंट कोई पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, जैसे हम डॉक्टरी तापमापी बोलते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है आपका 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। पानी उबलता कितने पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप थर्मामीटर इसमें यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो फट जाएगा। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसकी लिमिट होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -10 डिग्री सेल्सियस से ये 110 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। तो अगर हमको बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 100, उसको मेजर करना है तो क्या यूज करना होगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर। मैक्सिमम मिनिमम जो थर्मोमीटर होता है वो आपका अलग होता है। तो यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 3, केवल बी को। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना वो यूजुअली वही है जो हम क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं या फिर घरों पे जब फीवर आता है तो उसको मेज़र करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ योर क्लिनिकल थर्मोमीटर। कितना होता है आपका, 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्ट सोल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है। जो लवणीय विलयन होता है वो विद्युत का एक उत्तम चालक होता है, क्यों, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो डिसोसिएट होता है आयंस में जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है। तो ये आपने पानी लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने सॉल्ट सोल्यूशन डाला। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होगा, सोडियम जो है वो Na+ और Cl- अपने 2 आयंस जो है इनमें डिसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि विद्युत का एक उत्तम चालक होता है। जब भी आयंस का डिसोसिएशन होगा तो वो हर एक चीज जो है वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ए और आर दोनों ही सही है एंड ए की आर सही व्याख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, जो वर्चुअल इमेज होती है ना वो हमेशा इरेक्ट होती है, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी ना, एक तो वो बनती है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर कौन सा होता है, जिसमें हम सुबह सुबह अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है, तो प्लेन मिरर में बनती है। सब में प्लेन मिरर इसमें नहीं दिया हुआ है और इसमें प्लेन मिरर दिया हुआ है। दूसरा जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी ना वो हमेशा बनती है आपकी कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। जो गाड़ी के साइड मिरर्स होते हैं आपके,
साइड में जो लगे रहते हैं छोटे छोटे शीशे, वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसमें जो इमेज बनती है ना वो हमेशा वर्चुअल बनेगी, पर्दे के पीछे हमेशा इरेक्ट बनती है। व्हीकल्स हमेशा आपको सीधे ही तो दिखते हैं कि टेढ़े दिखने लग जाते हैं, उल्टे दिखते हैं। और एक इसकी इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होती है, यानी कि छोटी होती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड होता है आपका जो कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये सेम प्रॉपर्टी आपकी कॉनकेव लेंस की होती है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर शो करेगा प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी कॉनकेव लेंस शो करेगा, और जो कॉनकेव मिरर शो करेगा वो सेम प्रॉपर्टी आपका कॉन्वेक्स लेंस शो करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा कॉनकेव लेंस। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जो वर्चुअल इमेज होती है वो प्लेन मिरर में बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में बनेगी और कॉनकेव लेंस में बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी एज इट इज कॉनकेव लेंस शो करता है, और जो कॉनकेव लेंस होते हैं ना ये यूजुअली डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट होते हैं। ठीक है, मतलब सारी जो रेज होती है लाइट की वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है। A small aluminium rod 5 cm into 10 cm sinks when immersed in water taken in a container। मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें आपने पानी लिया, इसके अंदर अपने 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की जो एल्यूमिनियम रॉड है उसको क्या करा, इसमें डाला। तो जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालेंगे ये क्या होगा, डूब के नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और इसका मास जो है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m/v। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग दिस रोड फ्लोट। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा एक्शन हम यूज में लें जिसकी वजह से ये इस पे फ्लोट करने लग जाए। एडिंग मोर वाटर टू द कंटेनर, अगर आप ज़्यादा पानी डाल भी देंगे कंटेनर में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की डेंसिटी उतनी ही रहेगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम रॉड जो है उसका वॉल्यूम क्या है, कम है, और डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और उसका मास ज़्यादा है और डेंसिटी ज़्यादा है। जबकि पानी का वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे कम है, पानी का वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है और डेंसिटी कम है। रीशेपिंग द रॉड इन द शेप ऑफ ए बोट, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि छड़ जो है, आपने एल्यूमिनियम पहले रॉड ली थी, अब आप उसको नाव की शेप दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, उसका आयतन जो है वो बढ़ेगा, और जैसे ही आयतन बढ़ेगा डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, और जैसे ही रॉड की डेंसिटी कम होगी वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डेंसिटी ज़्यादा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सॉल्वेंट से ज़्यादा है तो वो उसमें सिंक करेगा, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सॉल्वेंट से कम है तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। ये सारी चीज़ें जो डेंसिटी होती है वो मेन फोकस्ड होती है वॉल्यूम के ऊपर। आयतन ज़्यादा, डेंसिटी कम, आयतन कम, डेंसिटी ज़्यादा। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे मिक्सचर दिया हुआ है कॉलम 1 में, और यहाँ मेथड दिया हुआ है कि कौन से मिक्सचर को हम किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। चॉक पाउडर और पानी, कैम्फर और सॉल्ट, शुगर और वाटर, फैट और क्रीम। तो जो चॉक पाउडर होता है ना और पानी होता है, मान लीजिए आपने कोई पानी लिया ग्लास में, उसके अंदर आपने जो हम चॉक यूज़ करते हैं उसको मिक्स कर दिया, तो पहली बात तो वो मिक्स नहीं होगी, तो इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। ये आपने पानी लिया, इसके अंदर आपने चॉक डाल दी बहुत सारी, ठीक है, वो सेपरेट रहेगी, वो घुलेगी तो है नहीं। फिर आपने कोई दूसरा बीकर लिया, इसके ऊपर आपने एक फिल्टर पेपर लगा दिया, इससे जब आप इसको छानोगे ना तो पानी नीचे चला जाएगा, चॉक पूरी फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी। तो इसका क्या होगा, ए का थर्ड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, ए का थर्ड। फिर है कैम्फर और सॉल्ट। जो कैम्फर और सॉल्ट होता है ना, इसको हमेशा हम सब्लिमेशन मेथड से अलग करते हैं। सब्लिमेशन की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड इसमें फेज आती ही नहीं है। तो कैम्फर क्या होगा, जो कपूर होती है वो तो उड़ जाएगी, मतलब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि सॉल्ट जो है वो नीचे इकट्ठा रह जाएगा। फिर है शुगर और वाटर। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि शुगर और वाटर जो होता है उसको हमेशा हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग करते हैं। पानी में जब आप शुगर घोलते हो तो उसके छोटे छोटे से क्रिस्टल जो है वो बन जाएंगे। फैट और क्रीम जो है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो हैवी डेंसिटी के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ए का क्या है थर्ड, बी का है 4 कैम्फर और सॉल्ट सब्लिमेशन, सी का है 1 क्रिस्टलाइजेशन और डी का है 2। अब है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, बिल्कुल सही बात है। जो डिफ्यूजन होता है ना गैसेस का, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। और डिफ्यूजन होता किस में सबसे ज़्यादा? गैसेस में। क्यों? क्योंकि गैस जो होती है ना, एक तो सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सटे हुए होते हैं, जबकि जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक गैस जो है वो दूसरी गैस के बीच में इजीली डिफ्यूज हो जाएगी। हम घर पे इंसेंस स्टिक जोड़ते हैं, यानी कि अगरबत्ती, जब आप इसको घर के एक कोने में जोड़ते हो तो वो पूरे घर में उसकी स्मेल आने लगती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो एयर निकल रही है, उसकी जो खुशबू निकल रही है वो दूसरी हवा के साथ जो हमारे घर में एयर प्रेजेंट है उसमें इजीली इमर्ज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। गैस जो होती है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी डिफ्यूज होती है क्योंकि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। बेसिस आर सार इन टेस्ट। नहीं, जो एसिड्स होते हैं वो हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि सार होते हैं, जबकि जो बेसिस होते हैं वो हमेशा स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्लियर? बिटर, दे आर बिटर इन टेस्ट, ना कि सार। बेसिस गिव पिंक कलर इन फिनोफ्थैलीन, बिल्कुल सही बात है। जो क्षार होता है वो हमेशा फिनोफ्थैलीन के साथ पिंक कलर देता है, जबकि जो एसिड होता है वो फिनोफ्थैलीन के साथ क्या रहता है? कलरलेस, वो कभी भी कोई कलर नहीं देगा। बेसिस जो होते हैं, ओके, बेसिस गिव पिंक कलर इन फिनोफ्थैलीन, ये गलत है। जो एसिड होता है ना वो हमेशा फिनोफ्थैलीन के साथ पिंक कलर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलत बोल दिया। जो बेसिस होते हैं वो कभी भी फिनोफ्थैलीन के साथ पिंक कलर नहीं देते। एसिड हमेशा फिनोफ्थैलीन के साथ पिंक कलर देता है। बेसिस हैव ए पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7, नहीं। जो बेस होता है ये मान लीजिए पीएच स्केल है, 7 से नीचे क्या होगा? आपके एसिड्स होते हैं, और 7 से ऊपर वाले जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? आपके बेसिस। बेसिस टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो बेस होता है वो हमेशा रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर, ओके, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्डअप हो गया। बेस जो होते हैं वो सार होते हैं टेस्ट में, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेस जो होते हैं वो हमेशा बिटर होते हैं टेस्ट में, ना कि सार। जो एसिड्स होते हैं दे आर सार इन टेस्ट। बेसिस गिव पिंक कलर इन फिनोफ्थैलीन, जो बेस होता है वो पिंक कलर देता है फिनोफ्थैलीन में, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे लगा यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, बट दैट वाज करेक्ट। तो बेस जो होता है वो फिनोफ्थैलीन के साथ हमेशा पिंक कलर देगा, जबकि एसिड्स जो होते हैं वो फिनोफ्थैलीन के साथ कोई भी कलर नहीं देते। बेस जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, गलत है, क्योंकि बेस जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 से 14 होती है, और एसिड्स की 0 to 7 होती है। बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द सेट ऑफ वर्ड्स विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है इसमें पहले आपको बताना है मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा होता है? आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन और स्पर्म फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। जो फीमेल हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए होता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है दिस इज कॉल्ड योर प्रेगनेंसी हार्मोन। इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये भी हमारी बॉडी में दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है। अगर हम यहाँ पे देखें कि मानव में जो नर हार्मोन होता है वो कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फीमेल हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। और ये किसके कंट्रोल में होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? हमारे ब्रेन में, ठीक है, मटर के दाने जैसी स्ट्रक्चर होती है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कोई पूछे तो पीयूष ग्रंथि है, और लार्जेस्ट ग्लैंड कोई पूछे तो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। एक होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो आपकी लिवर है जिसमें एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होते हैं, और जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हमेशा आपकी हार्मोन्स और एंजाइम्स जो है उनको सिक्रीट करती है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इनमें से कौन सा जो है वो सीधी रेखा वाला ग्राफ नहीं है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम देखें कि किसी भी समान त्वरित का दूरी समय आलेख,
ठीक है। मान लीजिए ये आपका dt ग्राफ है। अब यहाँ पे बोला है समान त्वरित, तो जो समान त्वरण होगा ना वो हमेशा ये एक पैराबोलिक ग्राफ आपका ऑब्टेन होता है। दिस इज ऑलवेज ए पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, बिल्कुल इक्वल है। विराम अवस्था में किसी वस्तु का दूरी समय आलेख, अगर हम dt ग्राफ फिर से देखें, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, वस्तु कैसी है, विराम अवस्था में है, तो इसमें जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है। अगर एक अनचेंजेबल वेलोसिटी के साथ वेग समय ग्राफ देखें, मान लीजिए ये आपका vt ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे कोई भी जो वस्तु है तो वो कैसी है, अनचेंजेबल वेग से गति कर रही है, मतलब जो वेलोसिटी है वो उसकी चेंज ही नहीं हो रही है। तो इस केस में जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर समान त्वरण से गति करती वस्तु का वेग समय आलेख देखें, ये कोई ग्राफ है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी ली, यहाँ पे आपने टाइम लिया। समान त्वरण क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु पहले 5 जो इसका वेग है उस पे एक्सीलरेशन शो कर रही है, फिर वेग हमने 10 कर दिया, फिर हमने वेग 15 कर दिया, फिर हमने वेग 25 कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, वस्तु का बिल्कुल सेम है। तो ऐसी कंडीशन में जो वेग समय आरेख बनता है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि समान त्वरित जो वस्तु होती है उसका दूरी समय आलेख हमेशा पैराबोलिक होता है। समान त्वरण मतलब सेम चीज होगी, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, ठीक है। और अगर विराम अवस्था में कोई वस्तु है उसका dt ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। एक कोई वस्तु अगर वेग में कोई परिवर्तन शो नहीं कर रही है तो उसका जो वेग समय आलेख होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल सीधा। और अगर समान त्वरण से गति करती वस्तु है उसका जो वेग समय आलेख होता है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्राय अधातु जो होती है वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। अधातुएं ना तो आघातवर्तनीय होती है ना ही तन्य होती हैं। पहली बात तो जो नॉन मेटल्स होती है ना, ये ना तो मेलिएबल होती है और ना ही डक्टाइल होती है। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी मेटल्स की। जैसे जो ऑरम होता है जिसे हम गोल्ड बोलते हैं, मेलिएबल मतलब उसकी पतली पतली शीट्स बनाना। तो आप नॉन मेटल्स की कभी भी, मान लीजिए फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये नॉन मेटल्स हैं, इनकी आप पतली पतली शीट बना सकते हैं, बन ही नहीं सकती। इनको हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि इसको तार में बदला जा सकता है और इनको पतली पतली शीट्स में बदला जा सकता है। जो नॉन मेटल होती है वो जल से अभिक्रिया नहीं करती। तो यहाँ पे आपको बोला है जो नॉन मेटल है वो जल से अभिक्रिया नहीं करती, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे, मान लीजिए नॉन मेटल ली आपने सल्फर, ठीक है, अगर मैं इसको H2O से रिएक्ट करवाऊं तो क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड आपका फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो यूजुअली वाटर से रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर आप चांदी है उसको खुला छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करती है, वो पानी से भी रिएक्ट करती है, तभी तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ना ये हमेशा नेचर में कैसे होते हैं, अम्लीय, ठीक है। जो अधात्विक ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, अम्लीय। और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा क्षारीय, ठीक है। अगर हम बात करें अधात्विक ऑक्साइड की, मान लीजिए सल्फर है, इसको हम अगर H2O और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो ये क्या होता है, आपका अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अधातु जो होती है वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कभी एसिड से रिएक्ट नहीं करती। लेट्स सपोज नॉन मेटल P है, फॉस्फोरस है, अगर इसको मैं HCl से रिएक्ट करवाऊँ ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये हमेशा पैसिव फॉर्म में रहेगी। लेकिन अगर मैं मेटल को रिएक्ट करवाऊँ Na प्लस HCl तो ये क्या बना देगा, NaCl प्लस H2, ठीक है। तो अधातु जो होती है वो अम्लों से कभी भी अभिक्रिया नहीं करती। अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये तो ये यहाँ पे क्या है, गलत है। ऑप्शन 2 विल बी द इनकरेक्ट। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं फॉस्फोरस या सल्फर को पानी से रिएक्ट करवाऊं तो वो रिएक्शन नहीं शो करेगी। अधातु ना तो आघातवर्तनीय होती है ना ही तन्य, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब आपको बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चार्ट है वो वेदर एवरेज जो है उसको डिपिक्ट करता है एक भारतीय शहर का जनवरी से जुलाई का 1991 से 2021 के बीच का। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जनवरी में कितना है, 11.2, ठीक है। फरवरी में 13, मार्च में
अब जून में देखिए, जून में मैक्सिमम टेम्परेचर ये कितना गया है 25.3। तो राजस्थान का कोई शहर तो ये हो ही नहीं सकता, तो जोधपुर तो ये वैसे ही हट गया। कोची साउथ की सिटी होती है तो यहाँ टेम्परेचर बहुत नॉर्मल रहता है, जनवरी में इतना टेम्परेचर यहाँ जाता ही नहीं है। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये -1.7 डिग्री है, ये 0 है। फरवरी में 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर जा रहा है और जनवरी में इतना नीचे जा रहा है तो ये आपका क्या होगा, शिमला। ठीक है, क्योंकि और तीनों जो सिटीज़ हैं उनमें ये इतना नीचे टेम्परेचर अपना जाता ही नहीं है। यहाँ ह्यूमिडिटी कितनी है 69, यहाँ 67, यहाँ 60%, और पानी कितना पड़ रहा है, प्रेसिपिटेशन 84, 116, तो ये क्या हो जाएगा, शिमला। सो द ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि गलत बताना है। दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्ट कौन सा होता है आपका, कंपोस्टिंग, जिसमें हम मैन्योर को यूज़ करते हैं, जैसे काऊ डंग हो गया, किचन वेस्ट हो गया, सूखी पत्तियां हो गई, इनको मिला के जो खाद बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड योर मैन्योर। दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये प्लांट न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनके अंदर एनपीके जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये गलत है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स होता है वो कभी भी सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। ह्यूमस जो होता है वो सॉइल की सबसे अपर रिच सॉइल होती है, जिसके ऊपर सड़ी गली पत्तियां आ जाती हैं या फिर फूल गिर जाते हैं, किचन वेस्ट कभी कभी फेंक देते हैं हम। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज, ये बिल्कुल सही बात है, ये हमेशा फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, और जो मैन्योर होता है वो हमेशा बड़े बड़े पिट्स में सड़ने के लिए हम छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्योर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मृदा को खाद प्रदान करते हैं, ये कभी भी फर्टिलाइजर्स का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। मैच द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शन इन कॉलम 2। यहाँ पे ह्यूमन जो ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो दिए गए हैं, और यहाँ पे इनका फंक्शन दिया गया है, तो हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें माउथ, मुंह में क्या होता है, लाला ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो खाने को गीला करके उसको बोलस में कन्वर्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इट ब्रेक डाउन स्टार्च टू शुगर, ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है खाने में क्या होता है स्टार्च, उसको ये किस में बदल देता है, माल्टोज शुगर में। ठीक है, तो ये किसका काम होता है आपका, माउथ का। ए का हो जाएगा 4, तो यहाँ पे बी और डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टमक जो होता है इसमें क्या होता है, पहले लिवर देखते हैं। लिवर जो होता है इसमें बाइल जूस सिक्रीट होता है, जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लिवर हमेशा बाइल जूस सिक्रीट करेगा, ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। सी का क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे सी का क्या है 2, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बी है स्टमक, स्टमक का क्या होगा, ये एसिड सिक्रीट करता है जिससे कि डाइजेस्टिव जूस जो है वो एक्टिव हो सके। तो स्टमक जो होता है उसमें पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, HCl एंजाइम होता है, तो HCl की वजह से बाकी सारे जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसमें विलाई होती है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ऐसे छोटी छोटी सी विलाई होती हैं। ये विलाई क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, क्योंकि जो प्लांट सेल्स होती हैं, मतलब जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, दे इनटेक सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए जो अपेंडिक्स होती है वो एक्टिव होनी चाहिए। उसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें विलाई की वजह से आपका एरिया जो है वो बढ़ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है और कुछ सॉल्ट जो है उनको एब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड से। मान लीजिए कोई खाना आपकी बॉडी में नहीं बचा, तो उस खाने में से वो पानी को और कुछ सॉल्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। सो द ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिंथेटिक क्लोथ्स ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ्स, सिंथेटिक फाइबर्स हैव लार्ज पोर्स। जो सूती कपड़े होते हैं उनके कंपैरिजन में संश्लेषित कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये बात तो सही है, क्योंकि कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, और जो संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। सिंथेटिक फैब्रिक जो होता है उसमें लार्ज पोर होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि जो सिंथेटिक फैब्रिक होता है ना उसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जबकि जो कॉटन जो फाइबर होता है, कॉटन फैब्रिक जो होता है उसके जो पोर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर गलत है जबकि ए बिल्कुल सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ए जो है दैट इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, क्योंकि संश्लेषित कपड़ों में छेद कैसे होते हैं, छोटे, इसलिए वो बहुत जल्दी सूखते हैं और
जब हम कपड़ों को धोते हैं, जब आप उनको ड्रायर में चला दोगे तो देखना कपड़े आधे तो वैसे ही सूख जाते हैं, जबकि कॉटन का कपड़ा जो है वो गीला रहता है, क्योंकि इसके जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उनमें पानी भरा हुआ रहता है। अब यहाँ पे आपकी पेडागोजी स्टार्ट है। एक क्लास 6 की टीचर जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी को पढ़ाना चाहती है, यानी कि परमाणु की संरचना। पहले वो एक्सप्लेन करती है स्ट्रक्चर को परमाणु की, और उसके बाद एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है यानी कि तत्व और यौगिक जो है उनके कॉन्सेप्ट को वो समझाती है। तो कौन सा जो करिकुलर वैलिडिटी है वो यहाँ पे इस केस में वायोलेट हो रही है, मतलब किस वैधता का यहाँ पे उल्लंघन हुआ है, ऐतिहासिक, नीतिपरक, संज्ञानात्मक और वातावरणिक। तो यहाँ पे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल यहाँ तो कोई चीज़ है ही नहीं है, नीतिपरक इथिक्स और अनइथिक्स की तो बात ही नहीं हो रही है, एनवायरमेंटल नहीं, लेकिन बच्चे का जो संज्ञान है, संज्ञानात्मक जो मैच्योरिटी होती है, बच्चा कौन सी क्लास का है, 6 क्लास का, तो पहले वो क्या कर रही है, कॉन्सेप्ट समझा रही है। जब आप बच्चे को डिडक्टिव मेथड से समझाने लगते हैं, डिडक्टिव अप्रोच बड़ी क्लास के लिए होती है, छोटी क्लास में इंडक्टिव अप्रोच चलती है कि पहले आप बच्चे को एग्जाम्पल दीजिए, पहले बच्चे को कोई चीज़ आपस में कनेक्ट करके बताइए, तब जाके आप बच्चे को उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ क्या होगा, संज्ञानात्मक वायलेशन। फिर है आपका मैच द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स इन कॉलम ए विद देयर करस्पॉन्डिंग इंडिकेटर्स इन कॉलम बी। यहाँ पे जो है वो स्किल्स दी हुई हैं, और यहाँ पे हम इन स्किल्स में क्या क्या करते हैं वो दिया है हुआ है, तो आपको इसको आपस में मैच करना है। पहला है ऑब्जर्विंग, दूसरा हाइपोथेसाइजिंग, प्रिडिक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और डिजाइनिंग। तो ऑब्जर्वेशन जो होता है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप घर में हैं, घर में किसी भी चीज़ को आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, या किसी पार्क में गए या किसी चीज़ में गए, तो हम क्या करते हैं, सेम चीज़ जो होती है उसको एक साइड रखते हैं और जो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे हम सिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में। मान लीजिए ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल है, ये गुड़हल का फूल है, तो हम क्या करेंगे, तीनों फूलों के बीच में कुछ आइडेंटिटी होगी सिमिलर, उसको मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन होता है आइडेंटिफाई करना। हाइपोथेसाइजिंग जो होती है, तो यहाँ पे होगा ए का है 4, तो ए का हो जाएगा आपका 2 और 3 में से कोई एक करेक्ट होगा। फिर हम हाइपोथेसाइजिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं। ठीक है, जब आप किसी भी ऑब्जर्वेशन को, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देखी है, उसको जब आप प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझाते हो, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्यों आपने सिमिलैरिटी देखी, क्यों आपने डिसिमिलैरिटी देखी, तो वो होता है आपका हाइपोथेसाइजिंग। प्रिडिक्टिंग होता है आपका पैटर्न को यूज करना जिससे अनफेमिलियर सिचुएशन जो है उससे आप उसको एक्सट्रापोलेट कर सकें। कम्युनिकेटिंग होता है आपका रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना ग्राफ और टेबल के थ्रू। आप कम्युनिकेट कैसे करोगे साइंस में, या तो ग्राफ बना दोगे या फिर टेबल बना दोगे। और डिज़ाइनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना, यानी कि मॉडल बनाना या फिर चार्ट बनाना। तो ये सब होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। सो द ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। हिंदी में अगर देखें, अवलोकन करना क्या होता है, विभिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच समानताओं को पहचानना। परिकल्पना करना क्या होता है, अवलोकन को नियम या संप्रत्य में समझाने का प्रयास। अनुमान करना क्या होता है, प्रतिमानों का उपयोग करके अज्ञात स्थिति तक बहिर्वेश करना। संप्रेषण करना क्या होता है, परिमाण को आलेख और सारणी के द्वारा डिनोट करना। अभिकल्पना होता है कार्यपरक निर्देश बनाना। अब यहाँ पे है टू टीच हर स्टूडेंट्स अबाउट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस इन प्लांट्स। A class 8 teacher began by defining the process of photosynthesis and then listing the various factors required for photosynthesis. Sunlight, water, air. She then engaged her students in a group project in which they themselves verified like the importance of each factor over the next few days. How would you evaluate this strategy from the point of view of inquiry-oriented pedagogy? पौधों में जो फोटोसिंथेसिस है उसकी प्रोसेस की जो वांछित स्थिति है उसको अपने विद्यार्थियों का शिक्षण कराते हुए कक्षा 8 की एक टीचर ने फोटोसिंथेसिस के प्रक्रम को पहले परिभाषित किया, फिर प्रकाश संश्लेषण के जो अलग अलग कारक हैं जैसे सूर्य का प्रकाश, जल और वायु को सूचीबद्ध किया। फिर उसने अपने स्टूडेंट्स को एक ग्रुप प्रोजेक्ट में व्यस्त किया और आने वाले दिनों में हर जो फैक्टर है उसके महत्व को खुद जांचा। तो जांच आधारित शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से आप इस योजना का किस प्रकार आकलन करेंगे, इस पूरी स्ट्रेटेजी के पीछे एग्जैक्टली क्या रीजन है कि टीचर क्यों ये काम करवाना चाह रही है। द स्ट्रेटेजी इज एप्रोप्रिएट बिकॉज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वॉज लेड आउट राइट इन द बिगनिंग। जो योजना है वो उपयुक्त है क्योंकि जो संप्रत्य रूपरेखा है उसका आधार प्रारंभ से ही बना दिया गया था। नहीं,
योजना अनुपयुक्त है क्योंकि इसमें शिक्षिका का प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ में ही समझा देना चाहिए था। योजना उपयुक्त है क्योंकि किंतु इसे वैयक्तिक क्रियाकलाप के रूप में किया जाना चाहिए था, ना कि समूह परियोजना के रूप में। योजना अनुपयुक्त है क्योंकि ये आदेशात्मक है, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी है वो इनएप्रोप्रिएट है क्योंकि एक तो ये प्रिस्क्रिप्टिव है, मतलब टीचर जब इंस्ट्रक्शन देगी तभी बच्चे उस काम को कर रहे हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर इन्वेस्टिगेशन, सारा काम तो टीचर कर रही है, उसने तो क्या किया, बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट में मतलब व्यस्त कर दिया और आने वाले कुछ दिनों में हर कारक जो है उसका महत्व खुद जांचा। यहाँ पे समझा भी खुद रही है, उस सूचीबद्ध भी खुद कर रही है, प्रत्येक कारक का महत्व भी खुद जांच रही है। तो इसमें बच्चे के पास खोज का कोई भी अवसर नहीं है। सो द ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। एक शिक्षिका चाहती थी कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो एक सरल लोलक के आवर्तकाल पर लंबाई के प्रभाव की जांच करें। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को ऐसा प्रयोग सेटअप करने का मार्गदर्शन दिया जिसमें स्थिति में रुचि के कारक को छोड़कर बाकी सभी कारक को स्थिर रखा गया। इस उद्देश्य के लिए सेटअप किए गए प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। मतलब एक टीचर जो है वो ये चाहती थी कि विद्यार्थी जो है वो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है उस पर लंबाई के प्रभाव की जांच करे। तो बच्चों को एक ऐसा सेटअप करने का मार्गदर्शन दिया जिसमें जो रुचि का कारक है, इंटरेस्ट का जो फैक्टर है, उसको छोड़ करके बाकी सभी जो फैक्टर्स हैं उनको स्टेबल रख दिया। तो ऐसे सेटअप के पर्पस के लिए आप कौन सा कथन सही मानेंगे? दोलक की जो लंबाई होती है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, दोलक की लंबाई एक कंट्रोल्ड वेरिएबल होगी, दोलक का आवर्तकाल एक निर्भर प्रतिवर्ती होगा और दोलक का आवर्तकाल एक कंट्रोल्ड वेरिएबल होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि जो दोलक होता है ना, ठीक है, सरल जो दोलक है तो उसका जो आवर्तकाल है वो एक कंट्रोल्ड वेरिएबल होगा, ठीक है। मतलब वो पूरा जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो उसी चीज के ऊपर आपका बेस्ड है, ना कि उसकी लंबाई के ऊपर। तो इसमें क्या होगा, जो दोलक है उसका आवर्तकाल एक कंट्रोल्ड वेरिएबल होगा। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। Identify the inference from among the following student. All species produces a much larger number of offspring than the number of which survive to become adults. Production of more individuals of a species than the environment can support lead to a struggle for existence among them. Individuals of a population vary extensively in their characteristic. Population tend to remain stable in size excepting seasonal fluctuation. सही कथन जो है उसको पहचानिए। सभी जातियां वह संख्या जो जीवित रहकर वयस्क बनाती हैं उससे कहीं अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करती है। किसी भी जाति की जितनी संतति पर्यावरण पोषित ना कर सके उससे अधिक संतति का उत्पन्न होना उसके अस्तित्व के लिए उनमें संघर्ष पैदा करता है। किसी भी समष्टि के सदस्य अपने गुणधर्मों में व्यापक रूप से जो है विविध होते हैं। समष्टियां मौसमी उतार चढ़ाव के अलावा साइज में स्थायी रहने की प्रकृति रखती हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना, इन्फेरेंस क्या होता है? इन्फेरेंस होता है कि आप चीज़ों को लेके जो नियम बनाते हैं, मतलब जो चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी जाति की जितनी संतति पर्यावरण, मान लीजिए घर में इतने बच्चे हो जाएं कि आप उनको खिला पिला ही नहीं सकते, तो अगर उससे भी ज़्यादा बच्चे आप कर रहे हैं तो उनका जो एग्जिस्टेंस होगा उसके लिए उनमें क्या होगा, संघर्ष पैदा होता है। दिस इज कॉल्ड योर एग्जैक्ट इन्फेरेंस। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। सभी जातियां वह संख्या जो जीवित रहकर वयस्क बनती है, मान लीजिए कोई स्पीशीज है उसमें से उतना नंबर जो जिंदा रह के एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है उससे कहीं अधिक संख्या में वो संतति उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो सही अनुमिति है वो क्या है कि जाति की उतनी संतति पर्यावरण पोषित, मतलब उतनी संतति पैदा हो जितनी पर्यावरण के थ्रू पोषित की जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज इन साइंटिफिक क्लास। विज्ञान के किसी भी कक्षा में जो समूह क्रियाकलाप है उसको आयोजित करने का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो अच्छी चीज है। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना, यही यहाँ पे क्या है, गलत है। क्योंकि बच्चों में आप कभी भी एक दूसरे से कंपटीशन की भावना नहीं डेवलप कर सकते। एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी पॉजिटिव चीज है कि बच्चा दूसरे से सीख के आगे बढ़ेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का समावेश, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। Read the paragraph below. Charles Robert Darwin sent out on a voyage when he was 22 years old. The studies that he conducted during his voyage provide a deep understanding about the variety of life on Earth. After he got back to England, he stayed there and conducted various experiments that lead to him hypothesize.
The evolution took place due to natural selection. He would have been enlightened by the Mendel's experiments, but those two gentlemen didn't know of each other's work. Which of the following understanding about science and scientific activities is supported by the above? जो चार्ल्स डार्विन है वो 22 साल के थे जब वो समुद्री यात्रा पर निकले। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पृथ्वी पे जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में एक अच्छी गहरी समझ डेवलप की। जब वो वापस इंग्लैंड गए तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे देखे जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू मतलब सेलेक्ट हुए थे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में उन्हें ये चीज मिली थी कि दो महानुभाव एक दूसरे के कार्यों को जानते भी नहीं थे। तो कौन सा विचार जो है वो विज्ञान और विज्ञान के क्रियाकलाप के द्वारा प्रयोग द्वारा समर्थित है? प्रयोगों से पूर्व सर्वदा परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। वैज्ञानिकों में कार्य साझा करना कभी लाभदायक नहीं हो सकता। वैज्ञानिक अध्ययनों को विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है और वैज्ञानिक जो है वो प्राय युवा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर देखोगे तो ये है कि वैज्ञानिकों में जो कार्य साझा करना है वो कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो लोग जो है मेंडल के प्रयोगों में इस चीज का वो प्रबोधन मिल सकता था, मतलब इस चीज का एडवांटेज हो सकता था, लेकिन वो एक दूसरे के काम को जानते ही नहीं थे। जबकि डार्विन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन कर रहे थे और मेंडल जो है वो जेनेटिक्स पे रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, दोनों जो है डाइवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन साइंटिस्ट में काम को एक दूसरे को सपोर्ट करना कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Which of the following would be the most appropriate way to teach class 6 student about the phases of moon and varying position of constellation in the sky? कक्षा 6 के विद्यार्थियों को चंद्रमा की कला और आकाश में नक्षत्रों की परिवर्तनशील स्थिति के विषय में शिक्षण के लिए कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त मार्ग है? एक कक्षा परिचर्चा का आयोजन करना जिसमें विद्यार्थी अपने अनुभव साझा करें, विद्यार्थियों को तारामंडल की सैर पर ले जाना और अनेक प्रश्नों के उत्तर दें, विद्यार्थियों को रात्रि आकाश का 2 महीने तक अवलोकन करने के लिए कहना और उनके अवलोकनों को लिखने और चर्चा करना, कक्षा में विज्ञान की विश्वकोश लाकर संदर्भित विषयों को समझाना। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि कक्षा 6 के बच्चों को आपको क्या समझाना है? चंद्रमा की कला और आकाश में नक्षत्र की परिवर्तनशील स्थिति। इस केस में हम क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रात में आकाश का 2 महीने तक ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहेंगे, जहां बच्चा सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी देख सके। उनके ऑब्जर्वेशंस को लिखने के लिए कहेंगे उनसे और फिर उन ऑब्जर्वेशंस को क्लास में डिस्कस करने के लिए कहेंगे। सो दिस वुड बी द बेस्ट इफेक्टिव वे टू टीच देम चंद्रमा की कला। Which of the following can be a suitable indicator for assessing student interest in science? विज्ञान में विद्यार्थियों की जो रुचि है उसका आकलन करने के लिए क्या एक उपयुक्त सूचक है? उपयुक्त उपकरण, यंत्र और युक्तियों के द्वारा भौतिक मात्राओं को मापना, समकालीन अनुसंधान विचारधारा के विषय में बोध प्रदर्शित करना, सूत्र समीकरण और नियमों को व्युत्पन्न करना और सही वैज्ञानिक परंपराओं संकेतों का उपयोग करना। विद्यार्थियों की जो रुचि होती है, ठीक है, इंटरेस्ट जो है साइंस में, उसको अगर आपको जांचना है तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव मेथड जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो अवेयरनेस होती है, ठीक है, उसका डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, यानी कि जो समकालीन अनुसंधान विचारधारा है उसके विषय में बोध प्रदर्शित करना। भौतिक मात्राओं को मापना, इससे बच्चे की रुचि कैसे मालूम करोगे आप? सूत्र समीकरण नियमों को व्युत्पन्न करना, ये भी इफेक्टिव मेथड नहीं है। वैज्ञानिक परंपराओं संकेतों का उपयोग करना, ये भी नहीं है। लेकिन जब समकालीन अनुसंधान विचारधारा जो होती है, यानी कि कंटेम्प्रेरी जो रिसर्च ट्रेंड होता है, उस सब्जेक्ट में जब आप बोध प्रदर्शित करते हो, यानी कि बच्चे को रिसर्च में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप कुछ ऐसा टॉपिक दो जिसमें बच्चा बहुत अच्छा खासा लिख सके, तो उससे पता चलता है कि बच्चे का साइंस में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्लियर? सो द ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। मान लीजिए बच्चे को किसी टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को आर्किमिडीज प्रिंसिपल में इंटरेस्ट है, बच्चे को न्यूटन्स लॉ में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ अगर आपको परखनी हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई और रिसर्च जो है उसमें बच्चे के इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करते हैं। Which of the following is a desirable strategy to be followed by science teacher in encouraging inquiry oriented laboratory work? विज्ञान के जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा जो जांच अभिमुख प्रयोगशाला है उस काम को प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या एक योजना बनाते हैं? कक्षाएं शिक्षक के द्वारा कार्य के प्रदर्शन से शुरू होनी चाहिए? नहीं, इसमें बच्चा क्या है, पैसिव है। जो नियम विद्यार्थियों को सिखाए गए हैं उन्हें सत्यापित करने में विद्यार्थियों की मदद करना? नहीं। कक्षाएं एक प्रश्न देकर आरंभ की जानी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको इंक्वायरी ओरिएंटेड लेबोरेटरी वर्क जो है उसको प्रमोट करना है। तो आप बच्चे से अगर एक क्वेश्चन भी पूछेंगे ना, तब क्लास का जो रिस्पॉन्स आता है दैट इज
द बेस्ट वे टू स्टार्ट द क्लास। ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए कि विद्यार्थी एक सही उत्तर पर पहुंच जाए, ये गलत है। तो यहाँ ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके गाइज, आई जस्ट होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।